हेलो क्रशर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। पिछले कुछ दिनों से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था वीडियोस क्योंकि एक तो मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया था, दूसरी बात मुझे जुकाम हो गया था, तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो हम मेहनत तो करते रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हम थोड़ा स्लो हो जाते हैं, थोड़ा हमें रुकना पड़ता है, थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है। तो ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी कभी ना कभी होता होगा। तो ऐसे में घबराना नहीं है, हमें जो हमारा गोल है उसकी तरफ आगे बढ़ते रहना है, धीरे धीरे ही सही पर बढ़ते रहेंगे। हम फिर से वापस आ गए एक नए वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज करने वाले। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2C एंड C आर गिवन चार्जेस 8 Q0 एंड Q0 रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। ये 2C है, ये C है, इसके पास 8 Q0 है, यहाँ पर Q0 है। ध्यान देना, पोलैरिटी इधर प्लस है, इसकी इधर प्लस है, इधर माइनस था, इधर माइनस था। इस तरीके से चार्जेस को दिया गया है। इफ द स्विच इज क्लोज्ड व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट थ्रू इंडक्टर। तो बेसिकली यहाँ कहीं स्विच लगा होगा, स्विच को हमने क्लोज कर दिया है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही इस तरीके से स्विच लग गया, हमें पता है यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कुछ एलसी ऑसिलेशंस होने वाले हैं। इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर यहाँ पास यहाँ पर है। हमें पहली बात तो चेक करना पड़ेगा कि इसमें मैक्सिमम करंट कितना है। तो करंट की जब भी बात होती है, अगर मैक्सिमा पूछा गया है तो इसको करने की अप्रोच क्या हो सकती है। पहली बात तो आप तो यहाँ से अज्यूम कर लो कि कुछ टाइम पर क्यू इस तरफ निकला होगा। अच्छा, डी क्यू बाई टी टी जो होता है उसको आप करंट बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से करंट आ जाएगा। करंट आ गया, अब हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो या तो आप इस करंट की इक्वेशन लिख दो, हमें पता है यहाँ पे ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई इस तरह की कोई टर्म आने वाली है। उसका जो भी एम्पलीट्यूड होता है वो वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि भाई डी आई बाई डी टी की वैल्यू ज़ीरो कर दो, तो उससे हमें पता चल जाएगा मैक्सिमा जब होगा उस वक्त करंट की वैल्यू कितनी है। तो हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, दोनों को ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट कैसे करना है, मान लो यहाँ से इस तरफ क्यू चार्ज जाता है, इन दोनों के ऊपर क्या क्या चार्जेस हो जाएंगे उसके हिसाब से यहाँ पर आपको कुछ करंट भी इस तरीके से लूप में दिखाई देगा। फिर आप KVL लगाओगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। बहुत ही अच्छा ये सवाल है। इसका करेक्ट आंसर है C। सॉल्व करना शुरू करते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ से इस तरफ कुछ चार्ज आता है Q और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज गया है, तो करंट का भी कुछ इसी तरीके से हमारे को सेंस लेना होगा। मैं लिख देता हूँ यार, फिर लेट से इस तरीके से हमारे पास करंट किसी भी टाइम पर आई है, Q चार्ज जा चुका है। अच्छा, Q चार्ज यहाँ से जा चुका है, तो इस प्लेट पे अब बचेगा माइनस Q, इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पर प्लस Q इस तरीके से चार्ज आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से KVL। पहले लगा देते हैं KVL। हमारे पास देखो, यहाँ से जब मैं इस तरफ जा रहा हूँ, इस जगह से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इस तरफ जाऊँगा तो देखो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी प्लस का 8 Q0 माइनस Q डिवाइडेड बाय 2C उसका कैपेसिटेंस। ठीक, फिर हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ से अब इधर जाते हैं। अब देखो प्लस इधर था, माइनस इधर है, तो अब की बार पोटेंशियल कम हो रहा होगा। तो इनको पहले तो मैं एक कोने में ले आता हूँ। अब की बार मैं करूँगा माइनस, कितना चार्ज है हमारे पास? चार्ज है Q0 प्लस Q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना है? C। ठीक, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से इस तरफ हमारे पास कुछ करंट है। करंट की वैल्यू बढ़ भी रही हो सकती है, कम भी हो रही हो सकती है। हमारे पास यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस L DI अपॉन DT इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखोगे आप तो हमारे पास कुछ Q वाली टर्म है और एक DI बाई dt है। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो करंट है इज इक्वल टू DQ अपॉन DT होता है? इससे मैं लिख सकता हूँ भाई हमारे पास DI अपॉन DT जो हो जाएगा विच इज नथिंग बट D स्क्वायर Q अपॉन DT स्क्वायर। जैसे ही आप इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दोगे, आपको एक वो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी हमारी, जिससे SHM की इक्वेशंस निकलती है। तो देखो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं ले जाऊंगा दूसरी तरफ, ये हो जाएगा L DI अपॉन DT इज इक्वल टू, यहाँ पर हम LCM ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। हमारे पास इस तरीके से डिनोमिनेटर में बचेगा 2C। यहाँ पर 8 Q0 है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 Q0, तो ये जाएगा 6 Q0। यहाँ पर है मेरे पास माइनस Q, यहाँ पर जाएगा माइनस का 2Q, तो बेसिकली माइनस
3Q हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारे पास कुछ टर्म हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इसको हमें लेके आना है हमारी SHM वाली फॉर्मेट में। यहाँ पर देखो L को भी आप दूसरी तरफ ले जाओगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा सिर्फ di/dt, जिसको मैं लिख सकता हूँ d²q/dt²। तो ये हो जाएगा d²q/dt² इज इक्वल टू, देखो हमारा ये L था, ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में इस तरफ आ जाएगा 2LC। अब हमारे पास न्यूमरेटर में ये वाली चीज़ है, देखो यहाँ से मैं -3 को बाहर निकालता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -3 इस तरीके से आ जाएगा। और हमारे पास ब्रैकेट में जो चीज़ बचेगी अब वो टर्म हो जाएगी Q -2Q0। देखो यहाँ पर अब इस इक्वेशन को देख करके हमें क्या पता चलता है, ये हमारे पास कुछ वैसी ही इक्वेशन आ गई। ये क्या होता था हमारे पास, d²x/dt² इज इक्वल टू -ω²/x-x0, है ना। इससे हमें पता चलता है एक SHM की इक्वेशन है जहाँ पर हमारे पास ये वाली जो टर्म है वो ω² है, और हमारे पास जो x0 होता था वो क्या होता था, वो मीन पोजीशन होती थी। अगर x की वैल्यू x0 होती थी तो वहाँ पर हमारे पास फोर्स की वैल्यू 0 आ जाती थी। यहाँ पर अगर q की वैल्यू 2Q0 के बराबर हो जाएगी तो हमारे पास ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। हम बोल सकते हैं कि चार्ज Q इज इक्वल टू 2Q0 रहेगा, तो वो हमारी मीन पोजीशन ऑफ चार्ज है। तो बेसिकली यहाँ से चार्ज कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। जिस वक्त यहाँ से 2Q0 चार्ज इधर जा चुका होगा उस वक्त हम बोल देंगे कि भाई हमारी मीन पोजीशन वो है। मीन पोजीशन वो है यानी कि उस वक्त ज़्यादा मैक्सिमम चार्ज इस तरफ जा चुका है, उस वक्त एक्चुअली करंट की वैल्यू हाईएस्ट होने वाली है। लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल जाती है, Q इज इक्वल टू 2Q0 एट इक्विलिब्रियम। अब इसको फील करने की कोशिश करो। देखो जैसे ही हमने यहाँ पर स्विच क्लोज किया होगा, यहाँ पर इंडक्टर लगाए, इंस्टेंटली करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। लेट्स से ये हमने t इज इक्वल टू 0 पर जब स्विच को क्लोज किया था उस वक्त करंट की वैल्यू 0 है। इसका मतलब यहाँ से तुरंत चार्ज इस तरफ नहीं जा सकता, धीरे धीरे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, धीरे धीरे चार्ज इस तरफ जाएगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन तब कहलाएगी जब हमारे पास Q की वैल्यू 2Q0 के बराबर है, यानी यहाँ पर अभी 8Q0 है, इसमें से 2Q0 निकल जाएगा। बेसिकली हम बोल सकते हैं इसके जो ऑसिलेशंस हो रहे होंगे वो कुछ इस तरीके से हो रहे होंगे। इसको ध्यान से देखो, अभी यहाँ पर 8Q0 है, दूसरे वाले के पास Q0 है, फिर इक्विलिब्रियम पे यहाँ से 2Q0 इस तरफ जा चुका होगा, तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ 6Q0। दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास 3Q0। अच्छा, ये तो हम SHM जब चलता है तो हम एक एक्सट्रीम से भी मीन पोजीशन तक आए, लेकिन यहाँ से आगे जाएंगे, फिर इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से हमें आगे पीछे भी होते रहना है। तो इस वक्त हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, लेकिन वहाँ पर अभी करंट की वैल्यू 0 नहीं है, तो अभी भी यहाँ से और चार्ज इस तरफ फ्लो होता रहेगा और हमारे पास फिर से 2Q0 इस तरफ और चला जाएगा। ऐसे केस में यहाँ पर बचता है हमारे पास 4Q0 इस तरीके से बचेगा और यहाँ पर 5Q0 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा जो ऑसिलेशन होता है LC ऑसिलेशन, उसको हमने विजुलाइज कर लिया। इस कैपेसिटर की बात की जाए तो इस कैपेसिटर पे 8Q0 पे हम थे, वहाँ से हम 6Q0 जाएंगे, 6Q0 से 4Q0 जाएंगे, फिर वापस 6Q0 पे आएंगे, फिर 8Q0 पे आ जाएंगे। इस वाले से अगर पूछा जाए तो वो अभी Q0 पर है, वहाँ से वो 3Q0 पे आएगा, फिर 5Q0 पे आएगा, फिर वापस 3Q0 पे आएगा, फिर Q0 पे आएगा। इसके इस तरीके से ऑसिलेशन चल रहे होंगे। सिमिलरली करंट की भी कुछ वैल्यूज होगी। अभी करंट की वैल्यू 0 है, फिर पहले इस दिशा में मैक्सिमम होंगी, फिर वापस से 0 हो जाएगी, फिर इस दिशा में मैक्सिमम होगी, फिर से 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे LC ऑसिलेशंस होते हैं। सवाल उठता है कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से हमारे पास Q की एक इक्वेशन आ जाएगी, तो उस इक्वेशन को लिखते हैं। हमारे पास देखो एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या आपको दिखाई दिया, एम्पलीट्यूड कितना होने वाला है, तो यहाँ से मैं एक चीज और पता कर सकता हूँ, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, देखो ये मीन पोजीशन है, उससे 2Q0 ऊपर थे, 2Q0 नीचे, इस तरीके से हम एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जाते हैं। तो जो एम्पलीट्यूड है वो है हमारे पास 2Q0। यहां से देख करके मुझे पता चलता है कि भाई ω² की वैल्यू है कितनी, 2/3LC। तो मैं यहां पर इक्वेशन लिख सकता हूं, चार्ज की जो इक्वेशन हो जाएगी Q विल बी इक्वल टू 2Q0 प्लस एक हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा जिसको मैं बोल देता हूँ Q मैक्स, जिसकी वैल्यू भी एम्पलीट्यूड की मेरे पास आ चुकी है 2Q0 है। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको हम A लिख देते हैं। तो दिस विल बी, अच्छा इसको भी इस तरीके से लिख देते हैं। देखो हमारे पास ये वाली जो टर्म है
इसी को मैं लिख दूंगा Q माइनस 2Q0 विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब इनिशियल कंडीशन के हिसाब से आप फाई की वैल्यू पता कर सकते हो, लेकिन हमें ओमेगा की वैल्यू दे दी गई है और हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन आ गई। अगर आपसे Q की वैल्यू पूछी जाए तो आप देखो इस माइनस 2Q0 को आप दूसरी तरफ ले जा सकते हो। बेसिकली हमारे पास Q की इक्वेशन आ चुकी है। क्या हमसे इक्वेशन पूछी थी? नहीं, हमसे पूछा था करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो देखो करंट है हमारे पास dQ अपॉन dt। यहां पर अब जैसे ही आप इस चीज को डिफरेंशिएट कर दोगे तो हमारे पास यहां पर इसकी वैल्यू आ जाती है a ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब हमसे करंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं भाई, ये वाली जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो होती है 1। सिर्फ ये जो है यही हो जाएगा हमारे पास आई मैक्स। तो यहां से मैं लिख सकता हूं आई मैक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स ओमेगा। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है? एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 2Q0 के बराबर। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? बेसिकली इसका जो अंडर रूट है वही हमारे पास ओमेगा है। जो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, ये 2/3 नहीं होगा, ये होगा 3/2। दिस इज 3/2, गलत लिख दिया मैंने। गलती सबसे हो जाती छोटी छोटी, लेकिन उसको हम करेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ओमेगा की जगह मैं लिख दूंगा 3/2LC और इसी को आप लिख सकते हो, इस 2 को आप अंदर ले जाओगे तो आ जाता है हमारे पास Q0 अंडर रूट ऑफ 6/LC विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। अब हम इसको एक और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से देखो। हमारे पास जब भी LC ऑसिलेशंस होते हैं, LC ऑसिलेशंस में हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू होती है उसको हम किस तरीके से पता करते थे? ओमेगा की वैल्यू होती है √1/LC। अब इस सर्किट में अगर मैं बात करूँ तो L की वैल्यू तो इतनी ही है जो यहाँ पे आई है। C इक्विवेलेंट, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो हमारे पास C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2C इंटू C अपॉन 2 प्लस C, यानी कि 3C इस तरीके से आ जाएगा, C से C कट जाएगा, 2C/3 हो जाएगा। तो अगर C इक्विवेलेंट की जगह मैं यहाँ पे 2/3 इस तरीके से कर दूँ तो बेसिकली आप देख रहे हो हमारे पास सेम ओमेगा आ जाती है। तो आप इस तरीके से भी ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते थे। हमने यहाँ पर देख लिया था कि भाई हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ रही थी। एम्पलीट्यूड की वैल्यू मुझे पता चल चुकी थी, ओमेगा की वैल्यू मैं इस तरीके से निकाल सकता था। मुझे ये सब करने की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और मेरे पास फिर से आंसर आ जाता। तो हमें LC ऑसिलेशंस को अच्छे से फील करना आना चाहिए और ये उसका एक बहुत ही अच्छा सवाल था। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व करेंगे, एनर्जी मेथड से। इसी क्वेश्चन को एनर्जी मेथड से करेंगे बिना इक्वेशंस में जाए। तो देखो किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमसे पूछा करंट की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो I की वैल्यू मैक्सिमम है, इसका मतलब हमें ये चीज़ पता है कि हमारे पास DI/dt की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि करंट तो ऑलरेडी मैक्सिमम पे है। अगर मैं इसके आगे L लगा दूँ तो भी हमारे पास इसकी वैल्यू 0 रहने वाली है। तो ये जो चीज़ है ये बन जाता है बेसिकली इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने वाला है। ओके, और जिस वक्त वो सिचुएशन आएगी, हम मान के चल रहे हैं कि उस वक्त कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ से ट्रांसफर हो चुका होगा। तो यहाँ पे -Q इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे +Q इस तरीके से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास करंट का डायरेक्शन हमने इस तरीके से माना हुआ है और यहाँ से हम बोलते हैं कि भाई इस तरीके से इसके ऊपर Q चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, तब तो ऐसे केस में सबसे पहले हमें पता करना है कि भाई Q की वैल्यू कितनी होगी, करेक्ट। तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, हम जल्दी से लगा देंगे KVL लगा देंगे। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से जब मैं इस तरफ आऊँगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा, हमारे पास वैल्यू जाएगी +8Q0 -Q/2C। क्योंकि इधर माइनस है इधर प्लस है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैपेसिटर में पोटेंशियल बढ़ जाता है, ठीक। तो यहाँ से जब मैं इस तरफ आऊँगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। सेम लॉजिक से तब आएगा माइनस कितना हो जाएगा, Q0 + Q डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता। या फिर इसको पूरा अगर KVL लिखना है तो +0 की वैल्यू कर दूंगा इज इक्वल टू 0, या फिर इसको इस तरीके से लिख देता हूँ -LdI/dt इज इक्वल टू 0, और हमें पता है इसकी वैल्यू है 0। यहाँ से हमें पता चल जाता है ना। तो पहले लिख दो KVL एट I max। जब करंट मैक्सिमम है तब ऐसी चीज़ हो रही है।
जल्दी से अब यहाँ पर ये सबको जीरो हो गया तो ये दोनों भी कट जाएंगे। हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है 8Q0 माइनस Q इज इक्वल टू 2Q0 प्लस 2Q। यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाती है Q इज इक्वल टू 2 टाइम्स Q0, है ना। तो हमने वही चीज़ फिर से पता कर ली कि भाई यहाँ पर इनिशियली Q की वैल्यू जीरो थी, फिर जब यहाँ से 2Q0 हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा उस वक्त करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। लेकिन करंट की वैल्यू मैक्सिमम है तो अभी भी करंट यहाँ पे कुछ चार्ज फ्लो होता रहेगा। और हमारे पास अब मैं चार्ज के फिर से आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से वैल्यूज रहने वाली है। हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 2 कैपेसिटर हैं, 1 इंडक्टर है। तो इनिशियली जो हमारी कंडीशन है उसमें देखो हमारे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर पे 8Q0 का चार्ज है, दूसरे कैपेसिटर पे हमारे पास कितना है Q0 का चार्ज है, और हमारे पास इंडक्टर पे करंट की वैल्यू है I इज इक्वल टू 0। वो ये एक एक्सट्रीम हमारी पोजीशन है। यहाँ से हम जाते हैं आगे। अब हमारे पास क्या हो चुका है, करंट की कुछ मैक्सिमम वैल्यू हो चुकी होगी। यहाँ से कितना चार्ज हो जाएगा, देखो भाई 2Q0 इधर जा चुका है तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा अब कितना बचेगा 6Q0 बचेगा। दूसरे वाले पे कितना आ जाएगा, दूसरे वाले पे हो जाएगा अब 3Q0, ठीक है। और यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे मेरे पास I मैक्स, जो कि कुछ वैल्यू रहने वाली है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से हम और आगे जाते हैं। यहाँ पर भी अभी चीज़ रुकी नहीं है, हमारे पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, करंट जीरो तो नहीं है और करंट अचानक से जीरो हो भी नहीं सकता, तो यहाँ से और चार्ज इस तरीके से फ्लो होता रहेगा। और अभी हमारे पास 2Q0 गया था तो 2Q0 और चला जाएगा। अब हम दूसरी एक्सट्रीम पे पहुँच जाएंगे, तो दूसरी एक्सट्रीम पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाने वाली है वो इस तरीके से कुछ आ जाएंगी। यहाँ पर अब सिर्फ रह जाएगा मेरे पास 4Q0, है ना, इसमें से और 2Q0 कम हो जाएगा, इस तरफ और 2Q0 ऐड हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम 3Q0 पे थे तो वो और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा अब की बार 5Q0 हो जाएगा। करंट की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। तो ये हमारी एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम, इस तरीके से मैंने पोजीशन बना दी। और ऑसिलेशंस किस तरीके से होते हैं, यहाँ से अभी वापस भी आएगा और यहाँ पर से हमारे पास फिर से हम वापस आने वाले हैं इस तरीके से। ये हमारे LC ऑसिलेशंस हो रहे हैं। बस ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। अब आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो, हम अब इसमें क्या करने वाले, एनर्जी को कंजर्व करा देंगे। तो अब जब आपको एनर्जी कंजर्व करानी है तो एनर्जी को आप किस तरीके से लिख सकते हो, कैपेसिटर में एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV², या फिर आप उसी को लिख सकते हो Q²/2C। इस तरीके से यहाँ पर कुछ एनर्जी होगी, यहाँ पर वही एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है। इंडक्टर में क्या लिख सकता हूँ मैं, हाफ LI², और वही एनर्जी फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के इस फॉर्मेट में पहुंच चुकी है। तो हमें सबके लिए इक्वेशन नहीं लिखनी है, आप किन्हीं भी दो के बीच में लिख सकते हो, एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। पहली बात तो हम ये बता देते हैं भाई, दिस वाज आवर इनिशियल पोजीशन, दिस वाज आवर मीन पोजीशन, और ये अनदर एक्सट्रीम, ये भी हमारे पास एक एक्सट्रीम था, है ना। इसको भी हम लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमें कर देना है एनर्जी कंजर्वेशन, तो मैं लिख दूंगा एनर्जी कंजर्वेशन। इससे मुझे मिल जाता है, देखो सीधे सीधे एनर्जी लिखेंगे। हमारे पास पहले कैपेसिटर के पास है 8Q0 यहाँ पर चार्ज, तो वो हो जाएगा 8Q0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2C, कैपेसिटेंस उसका 2C है, गलती मत करना, प्लस हमारे पास दूसरे वाले में था चार्ज Q0, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी Q0 का स्क्वायर अपॉन 2C प्लस 0 विल बी इक्वल टू, इस जगह पे हमारे पास कितनी एनर्जी है उसको लिख देंगे 6Q0 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 2C प्लस हमारे पास दूसरे वाले में कितना आ गया है, यहाँ पे आ गया 3Q0, तो इसको मैं लिख दूंगा 3Q0 का स्क्वायर अपॉन 2C प्लस हाफ LI मैक्स का स्क्वायर। यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमें पता है, ये वाली वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, बस सिर्फ I मैक्स यहाँ पर अननोन है। यहाँ से आप I मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। पहले तो सारे के सारे 2 मैं यहाँ से इस तरीके से उड़ा देता हूँ। हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पर मैं लिख दूंगा Q0 का स्क्वायर अपॉन CL को मैं इस तरफ ले आता हूँ,
मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में हमारे पास कितना बचता है यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 32। यहाँ पर हमारे पास बचेगा +1 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 2, 36 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाता है हमारे पास 18, तो ये आ जाएगा -18। ये जो वैल्यू है ये है हमारे पास 9, तो ये और माइनस का 9 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आई मैक्स का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये है हमारे पास 33 माइनस 27 विच इज इक्वल टू 6। तो मैं लिख सकता हूँ आई मैक्स इज इक्वल टू Q0 अंडर रूट ऑफ 6/LC। अगेन आप देख रहे हो हमें सेम रिजल्ट मिला। इस बार हमें इक्वेशंस लिखने में नहीं गए, बल्कि हमने सेम चीज़ को हमने ऑसिलेशंस के फॉर्म में जो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके पता कर लिया। The mutual inductance between the rectangular loop and the long straight wire as shown in the figure is M। हमको M की वैल्यू पता करनी है। तो पहली बात तो याद है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है। देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब हो जाएगा अगर मैं इसमें करंट की वैल्यू I इस तरीके से रखता हूँ तो उसके कारण यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना, यहाँ पर से ऐसे आएंगी, बाहर आती हुई यहाँ से इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। इसमें होने वाले करंट के कारण इसमें कितना फ्लक्स आता है वही जो हमारे पास लिंक होता है वो होता है M, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको लिखने का हमारे पास तरीका हो जाएगा फ्लक्स इन ड्यू टू 1 इज इक्वल टू M टाइम्स I1। ये अगर हमारे पास बॉडी नंबर 2 है, इसके अंदर कितना फ्लक्स होगा बिकॉज ऑफ I1 वही हमें पता करना है। तो ये पता करना एक्चुअली बहुत आसान है। यहाँ से किसी भी पॉइंट पर, देखो ये हमारे पास इस तरीके से एक शीट है, उसका आप एरिया, छोटा छोटा एरिया देखोगे, है ना। मान लो यहाँ पर हम किस तरीके का एलिमेंट लेंगे, यहाँ से किसी भी डिस्टेंस पे हमारे पास सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आता है। तो हम एक इस तरीके का एलिमेंट ले लेंगे। इस एलिमेंट के थ्रू कितना फ्लक्स होने वाला है वो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो हम पता कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पता कर लिया, उसको इसकी छोटी सी थिकनेस dx मल्टीप्लाइड बाई a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको छोटा सा d5 पता चल जाएगा। टोटल फ्लक्स की वैल्यू पता कर लो, उसको फिर I से डिवाइड कर दोगे ना, या I1 दूसरी तरफ चल जाएगा तो आपको M की वैल्यू पता चल जाएगी। बहुत ही अच्छा बेसिक सवाल हो गया। वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ से देखो, कहीं भी x डिस्टेंस की दूरी पर हम इस तरीके से एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिसकी थिकनेस है हमारे पास dx। अब इसके कारण हमारे पास छोटा सा फ्लक्स आ जाएगा लिंक्ड, उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है वो हो जाएगी b इंटू हमारे पास dA। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी μ0I अपॉन 2πx। छोटा सा एरिया कितना है, देखो ये है dx, ये है a, तो dx इंटू ए हम आ जाएगा हमारे पास a टाइम्स dx। ये हमारे पास छोटा सा d5 आ गया। इसमें ये सभी चीज़ें कांस्टेंट है, सिर्फ dx अपॉन x आ रहा है। तो यहाँ से अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, मेरे पास टोटल फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी μ0I a अपॉन 2π इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ln x, है ना, और ये तो कांस्टेंट है μ0I a अपॉन 2π ln ऑफ x। अच्छा, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, x की वैल्यू जा रही है c से लेकर c प्लस b तक। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास c से लेकर के c प्लस b इस तरीके से। और इसमें हमें बेसिकली हमें पता क्या करना है, m की जो वैल्यू होती है वो आ जाएगी फाई डिवाइडेड बाई i। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी μ0I a अपॉन 2πi ln ऑफ c प्लस b अपॉन c। और यहाँ i से i कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाती है m इज इक्वल टू μ0a अपॉन 2π ln ऑफ 1 प्लस b अपॉन c विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो जो अभी आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का। हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, जेई मंथ और नीट मंथ, जिसमें 11th और 12th
दोनों के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उन सभी को मिला दो तो जो बनता है वो है जेईई मंथ एंड नीट मंथ। जेईई मंथ में जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों की तैयारी होती है। नीट मंथ में नीट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, लेकिन एज ए बोनस जेईई मेन के वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये दोनों ही क्रैश कोर्स पूरी दुनिया के इकलौते कलरफुल क्रैश कोर्स हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कस्टम मेड ग्राफिक्स को हाथ से बनाया है। उनका फायदा क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है और ये चीजें याद रहती हैं। हर एक ग्राफिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारी पीडीएफ अभी के अभी डाउनलोड करा के आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सभी को मिला करके एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंडबुक बना दी है, उसका प्रिंट आउट भी खरीद सकते हो, ताकि आप किसी भी बुक का या किसी भी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक हाथ में आपके पास हैंडबुक रहेगी, तो आप जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी स्पीड अप कर पाओगे। कलरफुल नोट्स की प्रिंटेड हैंडबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ में मेरे ऑल इंडिया रोड ट्रिप के व्लॉगिंग सीरीज का लिस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाय द वे, सारे के सारे ग्राफिक्स आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ। कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज करके समझेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।